हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मजेदार काल्पनिक कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है कहानियां और इसे लिखा है शेखर ने। अन्वी उस रोज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पहली किताब छपी थी। उसे उस किताब के कितने कॉपी बिकेंगे उससे कोई मतलब ही नहीं था, मगर बहुत दिनों से उसकी एक तमन्ना थी छोटी छोटी कहानियों को लेकर एक किताब लिखने की, और आज वो फक्र से अपने आप को एक लेखिका कह सकती थी। सुबह सुबह पब्लिकेशन से फोन आया कि उसकी किताब को क्रिटिक्स अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। उसकी खुशी अब दुगनी हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आने लगे। कुछ चाहने वालों ने उसे बधाई दी और कुछ लोग जो उसकी कहानियों की गुत्थी में उलझ गए थे अपनी संशय को दूर करने के लिए कॉल करने लगे। उसने कभी सोचा न था कि उसकी पहली किताब छपते ही उसे इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। देखते ही देखते महीने गुजर गए, मगर जब कभी उसे किसी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन से न्योता आता तो वो साफ साफ मना कर देती। उसे घर में रहना बहुत पसंद था और दिन भर अपनी कहानी की दुनिया में सैर करना अच्छा लगता था। जो कुछ भी हो रहा था सब नया नया था और इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। मगर एक रोज अचानक उसका एक रीडर सीधे आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलकर उसने उस आदमी का स्वागत तो किया, मगर मन ही मन वो बड़ी बेचैन हो रही थी कि ये इंसान कब जाएगा। उस इंसान की मौजूदगी से उसे काफी असहज महसूस होने लगा। यूं तो उसकी बहन घर पर ही रहती थी क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मगर उस रोज वो अपने किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसके लौटने का कुछ पता न था, तो ऐसे में अन्वी का असहज महसूस होना लाजमी था। रीडर ने अपना नाम अनीश यादव बताया। वो वृंदावन से था। उसने अपने आप को अन्वी का बहुत बड़ा फैन बताया क्योंकि अन्वी ज्यादातर रहस्यमय कहानियां लिखती थी, तो उसके रहस्यों का पर्दाफाश करते करते अनीश उसके फैन बन गए थे। अन्वी इंतजार कर रही थी कि ये आदमी कब जाएगा। तभी अनीश सवाल पूछने लग गया। उसकी एक एक कहानी को उठाकर उनके पीछे की वजह जानने के लिए सवाल पूछने लगा। अन्वी इतनी बातें करने की आदी नहीं थी, तो उसे और भी ज्यादा असहज महसूस होने लगा। एक वक्त के बाद अनीश के सवालों से अन्वी को गुस्सा आने लगा, तो उसने साफ साफ घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। और तभी अनीश ने अपने आने का असली मकसद बयां किया। दरअसल अनीश का कहना यह था कि सारी कहानियां उसने लिखी हैं और अन्वी ने उसे चुराकर अपने नाम से पब्लिश कर दिया है। उसने बड़े शांत लहजे में कहा, मैम, आप कृपया करके दुनिया को सच बता दें, क्योंकि मुझे लगा एक बार आपसे मिलकर बात कर लूं, आपको समझाऊं, इसलिए मैं आपके पास आ गया, वरना मुझे लीगली प्रोसीड करने से कोई नहीं रोक सकता। अन्वी को अब बहुत गुस्सा आया। उसने साफ साफ कहा कि देखिए, आप जो भी हैं, आपका ये जो तरीका है ना, मुझे बहुत पसंद आया। किसी कहानी में इस्तेमाल जरूर करूंगी, लेकिन अभी आप मेरे घर से निकल जाइए प्लीज। मगर अनीश ने एक न सुनी। उसने गौर किया कि अन्वी घर में भी चश्मा पहनी हुई है, तो थोड़ी देर में उसे ये एहसास हो गया कि अन्वी अंधी है। इसलिए उसने चुपचाप दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया ताकि ऐसा लगे कि वो चला गया हो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। अनीश वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर अन्वी को घूर रहा था। अन्वी अंधी तो थी, मगर उसके बाकी सेंसेस बहुत एक्टिव थे। उसने थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं अंधी हूं इसलिए आप मेरा फायदा उठा लेंगे तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। मुझे आपकी सांसों की खुशबू से आपकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। अनीश जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, वैसे तर्क आपका सही होगा। आप जब देख नहीं सकती तो मेरी कहानी चुराते वक्त आपने मेरा नाम थोड़ी देखा होगा, सुनकर कॉपी कर लिया होगा बेझिझक। अन्वी अब झल्ला गई। तुरंत उसने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया और कोई घर में घुस आया है बोल दिया। पुलिस ने निश्चिंत किया कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे, मगर तब तक इस आदमी से अपनी आत्मरक्षा के लिए वो अपने किसी पड़ोसी की मदद लेने की सलाह भी दे रहे थे। अनीश खड़े खड़े सब सुन रहा था और फोन कट होने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। अन्वी इतने में चिल्लाकर मदद मांगने के लिए पुकारने लगी। अनीश अब भी हंस रहा था। अन्वी हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि इंसान को पकड़े जाने का भी डर नहीं है। इतना बेखौफ कैसे हो सकता है वो? और इतनी देर से वो चिल्ला रही है, क्या किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या पड़ोस में कोई भी नहीं है? अंत में उसे ये समझ में आया कि कैसे भी करके पुलिस के आने तक इस इंसान को बहलाकर रखना ही होगा। उसने तुरंत अपना रवैया बदला। अन्वी ने कहा,
देखिए, मैं एक अंधी लड़की हूँ। मुझे पता नहीं आपको क्या चाहिए। मुझे लोगों से मिलने में बहुत तकलीफ होती है। मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ और हो सकता है कि जो कहानियां मैंने सोची हैं वही आपने भी सोची हो। ये महज एक इत्तेफाक है, मगर प्लीज आप उससे भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। मुझे फोबिया है। आप अभी चले जाइए। जो भी मसला है हम तभी सुलझाएंगे जब मेरी बहन वापस आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती हूँ कि मैं इस किताब से कमाने वाली रकम को आधा कर दूंगी, मगर उसके लिए आपको ये सबूत देना होगा कि ये आपकी कहानियां हैं और मेरी बहन चेक करेगी। हाँ, मगर आप अभी अभी प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे एंजाइटी अटैक आ जाएगा। अनीश ने कहा, मैं कोई जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं हूँ। आप बेखौफ रहिए, मगर आपकी बहन के आने तक मैं यहीं आपके सामने बैठा रहूंगा। एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, तब तक वक्त गुजर जाएगा। अनवी ने झट से हाँ कह दिया। उसे पुलिस के आने का इंतजार था। तभी अनीश ने कहा, वैसे पुलिस आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सच में कोई पुलिस है या कोई मेरी तरह दूसरा इंसान निकला तो? अनवी ने कुछ नहीं कहा। वो यही सोचने लगी कि ये इंसान उसके मन की बात पढ़ कैसे रहा है। वो जो कुछ भी आगे सोचती रही, उन सब का जवाब अनीश देता रहा। अब अनवी को डर लगने लगा कि वो अपनी सोच को कैसे रोके। एक ही जगह है जहां वो बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूम सकती है। भला वो इसे कैसे बंद कर सकती थी? और आमतौर पर इंसानी फितरत होती है कि अगर किसी चीज को बंद करने के लिए कहा जाए तो वो चीज सबसे ज्यादा करता है इंसान। अनवी को कुछ समझ नहीं आया। पहले वो सोचने के लिए बेताब थी और अब वो न सोचने के लिए उतनी ही तीव्र कोशिश कर रही थी। इतने में अनीश ने आकर बताया कि गैस खत्म हो गया है। उसने गैस वाले को कॉल करने के लिए कहा। अनवी अभी भी अपनी सोच को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने थोड़ी देर बाद गैस वाले का नंबर डायल किया और गैस बुक कर दिया। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि पुलिस वाले पता नहीं कहाँ रह गए। अगर गैस वाला पहले आ गया तो वो उससे मदद मांग सकती है, लेकिन उसकी हर एक सोच पर अनीश उतनी ही जोर से हंस देता था। इतने में उसके पड़ोस के घर से गेट खोलने की आवाज आई। अनवी को एक छोटी सी उम्मीद की किरण का आभास हुआ, मगर क्योंकि देख नहीं पाती थी वो, तो उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पड़ोसी आए या नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना उसके हाथ पैर बांधे किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। वो सिर्फ महसूस करना चाहती थी और अपने आभास के सहारे इस मुसीबत से बचना चाहती थी, मगर दिमाग का इस्तेमाल करना मना था। वो सब कुछ महसूस करने लगी जो उसकी कहानियों में किरदार करते थे। जैसे कि बी 405 में गिरीश चंद्र एक डबल होमिसाइड सुलझाने के लिए काम करते हैं। उन्हें कैसे अंत में पता चला कि दोनों ही चेहरों का प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी हत्या कर दी गई ताकि कातिल कभी पकड़ा न जाए। उसे उसकी कहानी दर्पण का वो किरदार नजर आया जो अपने बच्चे की हत्या का बदला लेने के लिए समाज के सामने अपने बच्चे की हत्या को भुला देने का नाटक कर रहा था और कहीं किसी सुनसान जगह पर एक खंडर के अंदर अपने बच्चे के कातिल को जिंदा कैद करके रखे हुए था। बस उससे कभी बात नहीं करता था ताकि वो बात करने के लिए तरस जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो पिता अपने मरे हुए बच्चे से बात करना चाहता था। ये सारे एहसास जहां पर कोई कहीं किसी तरह कैद था, अनवी को महसूस होने लगे। इसी बीच अनीश की आवाज आई, वैसे आपको ऐसा आइडिया कहां से आया? अनवी ने कुछ नहीं कहा। अनीश ने कहा, एक काम करते हैं, मैं चला जाऊंगा, आप भी मुक्त हो जाएंगे। बस एक एक करके कहानियों के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कहानी और मेरी कहानी के स्रोत अलग होंगे तो मैं इसे महज एक इत्तेफाक समझूंगा और चला जाऊंगा। अनवी को यह प्रस्ताव सही लगा। फिर वो दोनों कहानियों पर चर्चा करने लगे। ताज्जुब की बात है कि दोनों की कहानियों के स्रोत एक ही थे। अनवी को लगा जैसे टेलीपैथी चल रही है। अचानक उसके हाथों में चाकू महसूस हुआ। थोड़ी देर पहले अनीश ने सब्जी काटने के लिए उसे थमाया था। अब वो जितनी हद तक अपनी सोच को रोक कर बैठी थी, उतने ही कस के चाकू पकड़ा और साफ साफ तय कर लिया कि अगर ये इंसान उसके करीब आएगा तो वो उसे मार डालेगी। अनीश को ये समझ आ गया। अनीश धीरे धीरे दबे पांव उसके हाथ से चाकू लेने आने लगा। अनवी उतनी ही जोर से चाकू पकड़ी हुई थी। अनीश के सांसों की खुशबू उसके करीब आने लगी और वो तैयार होकर बस चाकू चलाने ही वाली थी कि इतने में पुलिस ने दरवाजा खटखटाया।
अनवी जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। पुलिस ने अंदर आकर पूरा नजारा देखा। अनीश ने तुरंत नाटक किया कि वो दोनों पति पत्नी हैं और उनके बीच ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं। उसने पुलिस को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि अनवी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। अनवी ने शुरू में अनीश को अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया था। बस उसी का फायदा उठाकर वो ये सब कुछ कहने लगा, जिससे पुलिस को लगा कि ये लड़की सच में पागल है। इतने में गैस वाला भी आ गया। अनवी फिर से मदद के लिए पुकारती रही। उसने गैस वाले को कहा, भैया आप तो मुझे जानते हो ना, आप हर बार गैस देने यहाँ आते हैं। ये सब लोग मिले हुए हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किसी को बोलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ मगर कोई नहीं सुन रहा है। प्लीज भैया, प्लीज मेरी मदद करिए। गैस वाला कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा। फिर एक जोर से हंसी की आवाज आई। सब हंस रहे थे, पुलिस वाले, गैस वाला और अनीश। अनवी को समझ नहीं आया कि वो रोए या चीखे या उनकी तरह पागलों जैसे हंसे। कुछ नहीं समझ आया। वो भी हंसने लगी। वो इसलिए हंसी कि शायद कोई राह चलता आदमी ये आवाज सुनकर उत्सुकता के कारण ही सही देखने आ जाए और उसकी मदद कर दे। आज उसका उसके डर से सामना था। जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, आज इतने सारे लोग इतनी देर से उसे परेशान किए जा रहे थे। और उसकी बहन जो हमेशा घर पर रहती थी, आज वो नहीं थी। जब हंस हंस के थक गई वो, तो एकदम शांत हो गई। उसे लगा आज वाकई वो अंधी है। उसके पड़ोस में कोई रहता भी है, ये भी उसे पता नहीं। क्या पता वो किसी सुनसान जगह पे रहती है जहां सिर्फ एक ही घर है। तभी अनीश ने कहा, घबराओ मत, हम चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं या फिर जो भी आएंगे, वो सब तुम्हारी कहानी के किरदार हैं। उन्हें तुम ही ने रचा है, तो ये लोग भला कैसे कुछ कर सकते हैं। अनवी, क्योंकि तुम आज अकेली हो तो तुम्हारे किरदार तुम्हारे सामने आ गए। कब तक डरोगी? एक रोज तुम्हें बाहर निकलना ही होगा, अपने डर से लड़ना ही होगा। अनवी ने कहा, अगर ये सब मेरे किरदार हैं तो इन्हें मेरी सारी कहानियां कैसे पता? उन्हें तो बस इनकी कहानी पता होगी ना। अनीश ने कहा, हम किरदार हैं एक दूसरे की कहानियों में, कहीं किसी पन्ने में मिलते हैं। अनवी समझ नहीं पाई। उसने फिर से पूछा, तुम कौन हो? अनीश ने कहा, जिसने ये सब रचा है मैं वही हूं। जिसने तुम्हें रचा है मैं वही हूं। मेरी कहानियों में जिस किरदार के माध्यम से मैं सारी बातें करता हूं, वो तुम हो। तुम हो मेरी किरदार और मैं तुम्हारा। अनवी को कुछ समझ नहीं आया। उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर था, तो उसे लगा कहीं ये स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआती निशानी तो नहीं है, जहां इंसान सिर्फ कल्पना करता है मगर ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं है। अनीश ने उसकी मन की बात पढ़ ली और जवाब दिया, अगर ये एक बीमारी है तो फिर मैं एक काम करता हूं, गैस खोल के आग लगा देता हूं। हम सारे किरदार राख हो जाएंगे। तब तुम बाहर निकलोगी ना? अनवी ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, मेरे हाथ में चाकू है, अगर मैं खुद को खत्म कर दूं तो मेरे किरदार भी खत्म हो जाएंगे। अनीश ने कहा, नहीं, किसी भी सूरत में तुम नहीं मरोगी। चाहे तो आजमा लो। इस कहानी में तुम्हारा अंत होगा, मगर मैं फिर एक नई कहानी लिखकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा। मेरी आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर है जो डर से लड़ना नहीं चाहती। बस इतनी सी तो बात है। अनवी को अब भी कुछ समझ नहीं आया। भला वो कैसे किसी की कहानी में किरदार हो सकती है? वो तो हकीकत है, वो काल्पनिक कैसे हो सकती है? अनीश ने अनवी की मन की बात फिर से पढ़ लिया और बस इतना ही कहा, अनवी, आज की कहानी को कैसा अंजाम देना है मैं ये तुम्हारे हाथ पर छोड़ता हूं, क्योंकि भले ही मैं लिखूंगा मगर कर्म तुम ही करोगी। तुम्हें पता है अनवी का अर्थ क्या है? अनीश का अर्थ क्या है? सुनो पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगो अस्त्व कर्मणि। उसके बाद सन्नाटा छा गया। घर में आए हुए सारे लोग निकल गए। अनवी अकेली थी। अनवी ने घर से बाहर कदम रखा और बाहर आते जाते लोगों के शब्दों को सुनकर महसूस करने लगी और धीरे धीरे सड़क के एक किनारे आगे बढ़ने लगी।
उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।